मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जिस उम्र में मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते। इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते जिस पर आलिशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में कर सकते, कभी कभी 3 साल भी लग जाता। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार? मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वे 14 के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था। मेरी शालीनता इसी में थी तो उनके हुक्म को कानून समझो। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम, शब्द, वाक्य को 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ होता और ना ही सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ही ना हुआ। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया हे हा, तो पूछना ही क्या।
तो कभी चार दीवारी पर चढ़कर उसके नीचे कूद रहे, कभी फाटक पर सवार उसके आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब को रौब रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, क्या हो रहा है? CAT कैट, कैट मीन्स कुत्ता, APPL एप्पल, एप्पल मीन्स कहाँ थे? कहाँ थे? कहाँ थे? इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, हाथ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेले क्या? जो चाहे पढ़ ले। नहीं तो ऐरा गहरा नथु खैरा सभी के सभी अंग्रेजी के विद्वान जाते हैं। यहाँ आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब एक कहीं विद्या आती है। और आती क्या? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर है। और मैं कहता हूं कि तुम कितने घोंगे हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं इतनी मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखों से देखते हो। यदि नहीं देखते हो, तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। कितने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? आए दिन क्रिकेट और हॉकी मैच होते रहते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि वो खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े साथे रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं बाजार जा रहा हूं, तुम यहीं बैठकर पढ़ो। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी अच्छी लगती बातें करते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता और उस निराशा में जरा देर के लिए सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं? जो काम मेरे बूते के बाहर, उसमें अपनी हाथ डालकर अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाते। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं आशा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए, काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। बाप प्रातः काल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने के लिए बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन करके स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5
फिर आधा घंटा अपने हॉस्टल के सामने टहला। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, उसके बाद 7 बजे के बाद 8 बजे भोजन कर, 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 12 तक विविध विषय। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले एक दिन से उसका कि उनको खबर ना हो, पर उनकी नजर और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती, जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुटियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार ना कर पाता। हे जी में आया भाई साहब को आ रहे हाथे नो। कहाँ गए वो आपके घर तपस्या, बताइए जरा कहाँ गए, हमको देखिए। हम भाई साहब का रौब मुझ पर ना रहा, आजादी से अब खेलकूद में शरीक होने लगा। गुल्ली डंडा मेरा अति प्रिय खेल था। हमारे मैं तो यही काम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि हमें अपने चीजों से रुचि हो गई। हमारे स्कूल में केवल 2 रुपए फीस सालाना खेलने के लिए जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाए जो बिना वह प्रातः काल घर से निकल जाना, वह पेट चढ़ टहनिया काटना, वह उत्साह, वह लगन, वे खिलाड़ी के चमखटे, वह पदना पदाना, वो जिसकी तरफ आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब दूर से आते देख दौड़कर उसका स्वागत करते थे और उसे अपना गुइया बना लेते थे। गया, अरे ओ गया, बोलो। गुल्ली डंडा नहीं, पहली पार्टी मेरी। ये ले। हुक गया, मुझे पता नहीं चला था, खुद ही हुक गया। ला मेरी बात। अरे गया, ये मुच्चुस था, एक दाना दो। अबे मुच्चुस मैं नहीं जानता, ला मेरी बात, जा पीछे। मुच्चुस नहीं यार, तू तो धीरे मारता, पक्का ना? धीरे मारेगा, धीरे मारेगा। और पता तेरे कहने पे धीरे मार रहा हूँ, पकड़ ले। हाँ, चलो। इस बार भी नहीं पकड़ पाया ना। अरे तेरे को बोला था ना नहीं धीरे पकड़ मारना। पाया। मैं नहीं खेलता, मैं खड़ा। अरे ऐसे कैसे में चला गया? निकालो पेट से। जो पेट में चला गया सो पेट में चलेगा, नहीं निकल सकता भाई, पेट है। अरे साला, रिश्वतें कर तो लोग खून पचा जाते हैं। तू मेरा अमरूद क्या कर लेगा? अबे अमरूद भी पैसे के 5 वाले थे। अब पता चला ना ये क्या कर दिया मैंने। भाई मैं जोर से तुझे लग गया भाई। ले तू अपना दाव ले ले, मुझे नहीं खेलना भाई। तू अपना दाव ले ले भाई उठा। ये मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ। एक तो गया कि डंडे की चोट, ऊपर से भाई साहब के झाड़ का डर, और हुआ भी वही जिसका मुझे डर था। कमरे में पहुंचा तो भाई बड़ों का नहीं रहा,
तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? ये यूं ही पढ़े। महज इम्तहान पास कर लेना असल चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका भी पढ़ाई भी समझो। रावण रावण भूमंडल का स्वामी था, बड़े बड़े करते थे। शैतान का भी तो हाल पड़ा होगा। उसे भी एक बार अहंकार हुआ और भीख मांग मांग कर खाना पड़ा। तो मेरे भाई साहब अभी आपने केवल निचला दर्जा पास किया है और अभी आपका सिर फिर गया। तो तुम पर कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गए। सफाचट सिफर भी ना मिलेगा। सिफर ख्याल में दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कौड़ियों चार्ल्स। इसमें क्या रखा? मगर इन परीक्षकों का क्या? इनको तो वही सूझता है जो पुस्तक में लिखा है। ये चाहते हैं कि अक्षर को रट डालें और इसी रटन का नाम शिक्षा छोड़ी पन्नों से करना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों को उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, उल्टी बात क्या नहीं। अरे बालक भी इतनी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सब पापड़ बेलने पड़ेगी। भागा यही ताजुब है। लेकिन पुस्तकों में मेरी रुचि जो की तो बनी रही। खेल कूद का अवसर हाथ से नहीं जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, इतना कि रोज का काम पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना। अब अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था बहुत प्राणांतक परिश्रम किया था। 4 बजे भोर से लेकर के उठा, 10 बजे रात से इधर, 6 बजे से 9:30 बजे तक। स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गए थे, सारे फेल हो गए। भैया अगर मैं भी फेल हो गया होता तो आपको इतना। अब मेरे और भाई साहब के बीच में केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो गए तो मैं उनके बराबर में हो जाऊंगा। फिर वो मेरे किसी साथ। भाई साहब कुछ नर्म पड़ गए थे। मुझे कई बार डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उनको ना रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता ने देना चाहता कि उनका लिहाज और अदब मेरी नजरों में कम हो गया हो। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लुटने पे तहासा दौड़ा जा रहा था। आंखें उस आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झुमता मेरी ओर चला रहा। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से विरक्त होकर नए मन से संस्कार ग्रहण करने। तुम्हें इसका भी कोई लिहाज नहीं कि अब निचली जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था जब लोग 8वीं दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितनी मिडिलचियों को, लेकिन तुझमें और मुझमें उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकते। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा।
मुझे दुनिया और जिंदगी का जो तजर्बा है उसकी तुम बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम मैं डिलीट या डिफिली क्यों ना हो जाओ। समझ सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती। तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। अगर तुम्हारी जगह पर अगर दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान के इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। अरे बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर। तो यहाँ हेडमास्टर साहब की डिग्री फेल हो गई थी नहीं। जब घर का काम खुद संभालते थे तो कर्जदार बने रहते थे, कर्ज में डूबे रहते थे। जब से घर के काम बूढ़ी माँ ने संभाला है, मानो घर में लक्ष्मी जी आ गई। मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता रे, बिना भी जी लचाता है, गुल्ली डंडा खेलू, कनकौवे उड़ाऊं, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम 20 साल गुजर गए इन बातों, दुनिया बदल चुकी। ऐसा जी में होता था तुम्हारा वही रूप, वही लावण्य देखना चाहता हूं। बताइए तो मर गया हुजूर, मोहन और दुर्गा डाकिए हो गए हैं और आप हुजूर? मैं गया, मैं तो जिले का इंजीनियर हो गया। सरकार तो बचपन से ही बड़े जलील थे। अरे नहीं यार, अब कहो, अब कभी गुलजीत, वरना हमारी कहाँ गिनती भैया। लेकिन मुझे तो बराबर तुम लोगों की याद आती थी, तुम्हारा वो डंडा जो तुमने ताड़ कर चुराया था। कुछ ऐसी मिठास थी तुम्हारे उस डंडे में कि आज तक मन मीठा होता रहता है, याद है ना? उसकी याद न दिलाओ सरकार, वो लड़कपन थी। अरे वो लड़क बचपन की तरह पहली बारी मेरी, पहली बारी मेरी। तो चले हो जाए। हो जाए सरकार। अरे तो चलो यार। अरे गया गुल्ली दे दे सरकार, सरकार। तो चले गया। हाँ सरकार। थोड़ा पीछे हो जाए ना, भाई छोड़। चले सरकार। हाँ चलो मारे? मारो। अल्लाह के लगी टंग से बोली। नहीं गया, डंडे में थोड़ी लगी। हाँ ईंट दिख रहा है, अरे उसमें लग के गई। अब पर डंडे देखो, तुम अपना दाव ले लो, बस हम नहीं जानते। अरे भैया गुल्ली सूझेगी नहीं। देखो मुझे कुछ परवाह नहीं यार, आज तुम खेलोगे बस हम यही जानते हैं। हाँ ठीक है। खेलोगे ना? हाँ खेलेगा। चले सरकार। हाँ चल। तनिक दूर हो जाइए। ठीक है सरकार। चल। सरकार। हाँ कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी खिलाड़ी आएंगे। आपको समय हो तो ठीक है, शाम के समय। ठीक है सर। वह बेदिले आज न थे, कहीं कल उसने इस तरह पदाया होता तो मैं सचमुच में रोने लगता। गुल्ली डंडे की चोट खा के दो जमीन से लगकर उछली है, इसमें दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई थी,
युवक डर गया, गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर तो जरूर मान रख रहा था, वो मुझे पलाकर मेरा कुछ उम्र नहीं निकालना चाहता।